दोस्तों, जब हम हिमाचल प्रदेश और यहाँ पालमपुर में आए तो हम लोग आए थे यहाँ पे आर्मी का पैराग्लाइडिंग नोड के ऊपर पेट्रियट का एक सीरीज़ शूट करने के लिए, एक एपिसोड ख़ासतौर से शूट करने के लिए। पर जब हम पालमपुर पहुँचे तो कुछ यादें ताज़ा हुई, कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई, हमारे जो गाइड थे, आर्मी के ऑफिसर्स थे, और उन्होंने आर्मी के ऑफिसर्स ने हमें बताया कि आप जानते हैं आप कहाँ खड़े हैं? तो उन्होंने बताया कि ये वीर भूमि है। पालमपुर और हिमाचल प्रदेश में और भी हैं जगह जैसे कांगड़ा, यहाँ से इतने वीर सपूत हिंदुस्तान को दिए हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। तो हमने वहाँ पे शूटिंग शुरू कर दी थी। वो शूटिंग हमने रोकी 3 दिन के लिए। हमने अपना प्रोग्राम एक्सटेंड करा और हमने बोला कि नहीं, सबसे पहले हम शहीदों का नमन करेंगे और वो शूटिंग बाद में होगी। यही फैसला लेके हम लोग आगे बढ़े। तो हमें पता लगा ये भूमि है मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र की, ये भूमि है कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर धन सिंह थापा, मेजर वालिया, 9 पैरा SF वाले। ये सब शहीद हिमाचल प्रदेश के हैं, आसपास के कुछ एरियाज़ के रहने वाले। तो हम गए, हमने पता लगाया कि किस किस के माँ बाप या किस किस के परिवार वाले यहाँ पे अभी भी हैं, जीवित हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे मिल के बात करें और देश के बारे में, उनके बच्चे के बारे में जिसने अपनी जान कुर्बान करी इस देश के ऊपर, और बाकी और भी बातें उनसे करेंगे। आइए मेरे साथ, ले चलता हूँ आपको उन्हीं के घर। वो भारतीय सेना का कौन शेर था जिसको पाकिस्तानी शेरशाह कहते थे? वो कौन सा ऐसा शेर था जिसने जब एक मुकाम हासिल करा तो बोला कि दिल मांगे मोर? मैं मेजर गौरव वारिया इस वक्त पालमपुर हिमाचल प्रदेश में हूं। ये वीर भूमि है, ये देव भूमि है, और यहां पे ऐसे ऐसे सपूत पैदा हुए हैं कि अगर उनकी कहानियां सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि आज की दुनिया में ऐसे लोग जिंदा थे जिन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे को अंजाम दिया। आइए एक ऐसे शेर से आज आपकी मुलाकात कराता हूं। वो शेर शहीद हो गया, वो शेर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, लेकिन उसके माता पिता अंदर हैं इस घर के, जो कहानी उस शेर की आपको सुनाएंगे। मैं बात कर रहा हूं कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र शहीद। आइए मेरे साथ। दोस्तों, मैं इस वक्त शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के घर पे हूं और साथ में उनके पिताजी श्री GL बत्रा जी हमारे साथ हैं। सर, पेट्रियट में आपका स्वागत है सर। थैंक यू। सर, कैप्टन विक्रम बत्रा को पूरा देश जानता है, मतलब बच्चा बच्चा उनको जानता है सर। लेकिन मैं उनकी कुछ बचपन की बातें आपसे जानना चाहता हूँ। स्कूल के दौरान कैसे थे वो, फिर आगे कहाँ गए, फौज में आने का कैसे उनका मन चाहा, कोई परिवार में फौज का था जिससे कि उनको इंस्पिरेशन मिला, कि खुद उनके मन में कहीं से जागा कि चलिए मैं फौज ज्वाइन करता हूँ, या वो NCC के साथ जुड़े थे, क्या था? देखिए, ऐसा है कि हमारी 2 बेटियां थी जी, और हम ईश्वर से हमेशा ये दुआ करते थे कि हमें एक बेटा दे दो, और परमात्मा ने हमारी सुनी और हमें जुड़वा बेटे हुए। दोनों भाई प्रारंभ से ही बड़े ही होनहार थे। वो बहुत ही ब्रिलियंट थे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और उनकी शिक्षा, जो प्राइमरी शिक्षा है, वो पहले उनकी माताजी ने ही प्रारंभ की थी घर पर ही, क्योंकि वो स्वयं एक टीचर थी, तो उन्होंने उनको पढ़ाना घर पर ही शुरू किया था। और उसके बाद में फिर उनको यहाँ पर हमने DAV पब्लिक स्कूल जो है पालमपुर में, वहाँ एडमिट कराया था उन्हें। जी। कहावत है हिंदी में कि होनहार वीरवान के हो चीखने पात। तो जो भी देखता था उनको, उनकी झलक ही ऐसी थी दोनों भाइयों की कि उनको लगता था कि बड़े होनहार बच्चे हैं, ये जीवन में कुछ ना कुछ अवश्य ये करेंगे, कुछ ना कुछ अवश्य बनेंगे अपने जीवन में। और विक्रम वैसे तो दोनों ही लगभग समान, बिल्कुल एक जैसे थे, उनका स्तर एक जैसा था,
लेकिन विक्रम का ऐसा था कि वो इतना तक उनको होता था कि वो अगर उनको कोई मैथमेटिकल आपने क्वेश्चन दिया है या उसमें पेपर में आया है तो वो ये भी बता सकते थे कि ये कौन से चैप्टर से आया है और इसका जवाब क्या है। अच्छा। यहाँ तक उनका ब्रिलियंस था। जी जी जी। फिर उसके बाद में ये यहाँ पर जो है सेंट्रल स्कूल जो यहाँ योल कैंप में है केंद्रीय विद्यालय, उसमें वो लोग गए मिडिल पास करने के बाद में। कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं थी जो उनसे अछूती थी। पढ़ाई तो थी ही, लेकिन पढ़ाई के अलावा उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बहुत थी। लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स में भी वो हमेशा जो है आगे रहते थे। और इतना तक था कि जो इवेंट स्कूल में होते थे उसके 60-70% प्राइजेज ये दोनों भाई ही मिलकर ले लेते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो टेबल पर जितने वो सजे होते थे मेडल्स और 60-70% दोनों भाइयों ने ले लिया। हाँ 60% के करीब दोनों भाइयों ने ही ले लेना था। और इसमें आपके टेबल टेनिस के तो वो चैंपियन थे। दोनों भाई टेबल टेनिस के चैंपियन थे। टेबल टेनिस में उन्होंने जो है नेशनल तक पार्टिसिपेट किया, तो ये हुआ। और इसके अलावा उनमें एक जो खास बात थी, विक्रम जी की बात ही अब करूँगा ज़्यादा मैं, तो वो बड़े हेल्पफुल नेचर के थे, बहुत हेल्पफुल नेचर के थे। और बड़े जो है वो रिस्पेक्टफुल थे। वो बड़ों की बहुत इज़्ज़त करनी, उनके बहुत रिस्पेक्ट करते थे वो, और छोटों से बहुत प्यार करते थे। यानी उनका ये हिसाब था कि जैसे हमारे पंजाबी लोगों में क्या होता है कि थोड़ा भी आदमी बड़ा हो तो उसको भैया कह के बुलाते हैं, तो वो इवन अगर 2 साल भी कोई बड़ा है तो वो उसको वीरा कह करके बुलाते थे। नाम नहीं, वीरू या वीरा, हाँ, नाम नहीं लेते थे। तो इतना उनका रिस्पेक्ट था दूसरों के लिए, और बड़े बुजुर्गों को भी बहुत रिस्पेक्ट वो करते थे। और सारे पालमपुर सिटी में वो पॉपुलर थे। और पॉपुलर होने की वजह यही थी कि वो बहुत स्माइलिंग थे, बहुत रिस्पेक्टफुल थे, और सबकी इज़्ज़त करने वाले थे। तो ये सब उनकी जो वर्च्यूज़ थी उनके अंदर। अब मुझे एक वाक़या याद आता है कि उनके एक प्राध्यापक कह लीजिए, लेक्चरर, यहाँ पर उत्तर प्रदेश से कहीं आए थे, यहाँ पर उनका ट्रांसफ़र हुआ था। तो जब पहली बार वो आए तो उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा उसकी LPG गैस सिलेंडर की दिक्कत आ गई। यहाँ पर एक ही एजेंसी थी तो उनको दिक्कत आई, उनका भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, करेक्शन वगैरह। तो फिर उन्होंने विक्रम को बुलाया, तो कहा विक्की बेटा मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है गैस सिलेंडर की, तो आप कहीं से मैनेज करो। तो कहने कोई बात नहीं सर, मैं कर दूँगा। तो वो फिर अभी छोटे ही थे, 9वीं की 10वीं क्लास में थे। तो वहाँ गए, उसके पास में जो एजेंसी वाला है, गैस एजेंसी वाला डीलर, उसके पास गए। उसको जाके बोला कि अंकल वो मेरे एक टीचर आए हैं, उनकी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप कृपया कर दीजिए। तो ही सेट चलो ठीक है, तुम आए हो तो मैं कर देता हूँ। तो वहाँ से उन्होंने सिलेंडर लिया और उसको ऑटो रिक्शा में लाद करके उसके घर पर पहुँचे। तो उनका ऐसा नेचर था, सो हेल्पिंग। और इसके अलावा वो एक दूसरा भी वाक़या मुझे अभी याद आ रहा है कि स्कूल बस से बच्चे जा रहे थे, योल कैंप में वो स्कूल पढ़ता है। तो बस काफ़ी भरी हुई थी बच्चों से, और जैसे ही बस ने मोड़ काटा तो उसका जो दरवाज़ा है बस का, पिछला दरवाज़ा, वो खुल गया और एक स्टूडेंट जूनियर क्लास की वहीं पर खड़ी हुई थी पैरीपेट पर, तो वो नीचे गिर गई। तो विक्रम पास में ही खड़े हुए थे, और जैसे उन्होंने देखा कि वो गिर गई है तो विक्रम ने वहाँ से छलांग लगा दी। अच्छा। बस वाज इन स्लो मोशन, तो ही कॉशियसली एंड केयरफुली ही जंप फ्रॉम द बस, और उनको ज़्यादा चोट तो नहीं आई, वो संभल गए। और लेकिन उस लड़की को जो है चोटें आई थी, उसको जो है क्रैश वगैरह ये उसमें उसके नीज़ में, जॉइंट्स में सब पड़ गए थे। और वो उसका खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो नीचे दब जाए या कोई और हादसा हो जाए सीरियस। तो वो उन्होंने जंप लगाया, और जंप लगा करके उसको वहाँ से पिक किया, उठा करके जो उसको चोटें लगी हुई थी तो उसे लेकर के वो सिविल हॉस्पिटल जो पालमपुर का है वहाँ लेकर के गया, और वहाँ ले जा करके उसका उन्होंने फर्स्ट एड जो है ट्रीटमेंट वहाँ पर करवाया। अच्छा, तो शुरू से ही ये देखा गया है कि एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा इंसान जो कि दूसरों के लिए बड़ा कंसर्न था। जी हाँ। तो उसके बाद सर फिर वो शायद एनसीसी में भी इन्वॉल्व थे। हाँ, उसके बाद में ये मैं बताने जा रहा था आपको कि वो फिर उन्होंने टेबल टेनिस में वहाँ नेशनल को रिप्रेजेंट किया, इस नॉर्थ जोन को, जम्मू रीजन को। इसके अलावा क्रिकेट वगैरह भी खेलते थे वो। यहाँ पर जो ग्राउंड है तो वहाँ हमारा उसको कैप्टन विक्रम बत्रा अब तो नाम दे दिया गया है स्टेडियम, तो वहीं पर वो क्रिकेट भी खेला करते थे। तो शुरू से ही उनका जो है ना वो ऑलराउंडर जैसे थे। और सबसे बड़ी बात कि वो बड़े जॉयस थे,
ही वॉज वेरी ह्यूमरस, जी, हंसते रहते थे, हंसाते रहते थे। अच्छा, हाँ, मजाकिया थे काफ़ी, खुश दिल, हर फन मौला और रॉयल किस्म के थे वो। जी, उनका ये होता था कि मैं बढ़िया से बढ़िया चीज़ खाऊं, बढ़िया से बढ़िया चीज़ पहनूं और बढ़िया से बढ़िया चीज़ें मेरे पास हों। तो ही वॉज वेरी रॉयल इन नेचर। तो एनसीसी की बात कहाँ से शुरू होती है सर? एनसीसी की बात शुरू होती है यहाँ से, +2 उन्होंने फर्स्ट डिवीज़न में किया, जी। 80+ में, जी, 80+ उनका परसेंटेज था मार्क्स का। जी, ही पास्ड इज +2 विद साइंस स्ट्रीम, जी, मेडिकल स्ट्रीम एंड मैथमेटिकल दोनों ही। एंड देन ही ज्वाइन डीएवी कॉलेज चंडीगढ़। अच्छा, तो उन्होंने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ ज्वाइन किया। सेक्टर 10 में है डीएवी कॉलेज, इट्स अ वेरी फेमस कॉलेज इन नॉर्थ इंडिया। जी, तो वहाँ उसको ज्वाइन किया इन्होंने, वहाँ पर इन्होंने एनसीसी लिया और वो एनसीसी एयर विंग में थे। अच्छा, हाँ जी, तो एनसीसी एयर विंग में थे और वहाँ से ही उनका सिलेक्शन 94 में, ये जो हमारा आरडी परेड होता है दिल्ली में 26 जनवरी को, तो 2 बच्चे सिलेक्ट हुए थे फ्रॉम पंजाब डायरेक्टरेट ऑफ एनसीसी से। जी, उनमें से ही वाज वन ऑफ देम। अच्छा, ही वाज वन ऑफ देम। ही पार्टिसिपेटेड इन आरडी परेड इन 1994 एट दिल्ली ओह, on 26 January अच्छा सर, 1994. जी, जी, So, and then he was selected as the best cadet in North India also. अच्छा Once, सर। yes. And then So there is a long history of excellence. no, yes, स्कूल yes. से लेकर हाँ, फिर वो स्कूल +2 से लेकर लास्ट तक। और लास्ट तो खैर हाँ, last परमवीर तो चक्र तो था, उससे बड़ी है क्या ही नहीं, है? है ही नहीं, उससे बड़ा। So there is a steady stream of बड़ी excellence. काफी अचीवमेंट्स, जी, जी। स्टडी अचीवमेंट्स हैं उनके। जी, जी, So then he got the training of this paratrooper also. There is a flying club here at चंडीगढ़ के नज़दीक, पिंजौर फ्लाइट क्लब से उनको 30-40 दिन का वो पैराट्रूपर जंप वम्प का भी ट्रेनिंग अच्छा सर, मिला। सर, So that also he was selected for that and we got the training for 40 days there. अच्छा सर, Actually he qualified for his BSc उन्होंने कर लिया और BSc करने के बाद में उनका मोटो तो था ये अपने कमीशन लेने का। जी, मोटो तो कमीशन लेने का रखा था उन्होंने। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो कहने लगे, डैडी मैं पालमपुर आके क्या करूँगा, मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेता हूँ, वहाँ इंग्लिश में MA में दाखिला लेता हूँ। तो मैं कहा बेटा क्या करोगे? कहते नहीं मैं करना कुछ नहीं, मैंने MA नहीं करना, मैं दाखिला ले लेता हूँ। अच्छा ले दाखिला। सो ही टुक द एडमिशन इन MA इंग्लिश एंड यूनिवर्सिटी एंड ही गॉट द रूम इन हॉस्टल आल्सो, यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो। लेकिन इससे पहले मैं बताना भूल गया आपको कि व्हेन ही वाज इन डीएवी कॉलेज चंडीगढ़, जी, सो ही गॉट सिलेक्टेड फॉर मर्चेंट नेवी आल्सो। अच्छा, तो ही वेंट टू बॉम्बे ट्वाइस। जी, एक बार वो गए उसके लिए इंटरव्यू रिटर्न के लिए गए और इंटरव्यू हुआ और सेकंड टाइम वो गए थे मेडिकल एंड प्लस यूनिफॉर्म्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सर फिर कैप्टन विक्रम बत्रा ने MA इंग्लिश में एडमिशन ले लिया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। जी हाँ, फिर क्या हुआ सर? MA इंग्लिश में उन्होंने प्रीवियस में एडमिशन लिया और उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ही वांटेड मोर एक्सपोजर जी, एंड ही वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस CDS एग्जामिनेशन ऑफ द UPSC। जी, उसी दौरान उनकी एक फ्रेंडशिप भी हुई, उनकी कोई क्लासमेट थी, क्लास फेलो थी, जी, पंजाबी गर्ल जी, फ्रॉम पंजाब, जी, एंड उसके साथ में उनकी फ्रेंडशिप हुई और वो फ्रेंडशिप काफ़ी जो है गहरी रही, चलती रही। जी, और उसी दौरान फिर उन्होंने सारी उसकी CDS की प्रिपरेशन की जी, और ही अपीयर्ड फॉर द CDS जी, और उसमें उसको क्वालिफाई किया उन्होंने एंड काफ़ी अच्छी पोजीशन वहाँ पर भी उनको हासिल हुई, उसमें काफ़ी अच्छी पोजीशन प्राप्त की उन्होंने उसमें CDS में। जी, उसके बाद में फिर उन्होंने इसको उनका SSB का इंटरव्यू फेस किया। जी, इलाहाबाद जो SSB बोर्ड है उसका इंटरव्यू फेस किया उन्होंने और उसमें भी उनको काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने क्लियर किया उसको एंड ही गॉट सिलेक्टेड फॉर द आर्मी। जी, and then he joined the academy sir। Yes, then he joined the academy IMA at देहरादून जी, और 1.5 साल की उनकी ट्रेनिंग होती है IMA की, उसको उन्होंने सफलतापूर्वक कंप्लीट किया और वहाँ पर भी उनकी परफॉर्मेंस एज ए कैडेट काफ़ी अच्छी रही, जेंटलमैन कैडेट के बतौर पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही और उनको जो है इन्फेंट्री दिया गया, जी, इन्फेंट्री बटालियन में उनको दिया गया। जी,
तो इन्फेंट्री बटालियन में उनको लेफ्टिनेंट के पद पर उनको नियुक्त हुए वो, जी। और उनकी जो पोस्टिंग है वो पहले उनको रिपोर्ट जबलपुर रेजिमेंटल सेंटर में करना पड़ता है। जी। जबलपुर रेजिमेंटल सेंटर में उन्होंने रिपोर्ट किया, एक हफ्ते के लिए उनको वहाँ जाना पड़ता है। जी। आफ्टर दैट उनकी पोस्टिंग जो है सोपोर में, जी। कश्मीर में जी। हुई, जी। जो कि सोपोर बड़ा ही मिलिटेंसी के हिसाब से बड़ा सेंसिटिव एरिया माना जी, जाता है, जी। इसे मोस्ट सेंसिटिव माना जाता है। वहाँ जी, पर एक दो वारदातें जो है मिलिटेंट्स की जो है वो हमेशा होती रहती हैं, एक दो दिन के गैप। तो वहाँ पर उन्होंने अपनी जो ज्वाइनिंग दी है, और उनका 1.5 साल का जो पीरियड है आफ्टर कमीशनिंग एज ए लेफ्टिनेंट, वो सोपोर में ही रहे वो। जी। और सोपोर के इस 1.5 साल के पीरियड में उनको 2 बार, एक बार उनको जाना पड़ा, वाईओ कोर्स होता है उनका, यंग ऑफिसर्स कोर्स, मऊ में इन्फेंट्री स्कूल में जो होता है, वहाँ पर उनका वो 2 महीने का कि पतना अबाउट 3 मंथ्स 2-3 मंथ्स होता है। तो वो वहाँ पर उनका कोर्स हुआ, और उसमें वाईओ कोर्स में भी उनकी जो है बहुत अच्छी पोजीशन थी। उन्होंने वहाँ पर भी जो है एक्सलेंट रिमार्क हैं उनके, और उनको अल्फ़ा ग्रेडिंग जो है प्राप्त हुआ है। अल्फ़ा ग्रेडिंग इज़ ए हाई ग्रेडिंग। एंड वहाँ उसके बाद में फिर लौट कर आए हैं वो, और उसके कुछ समय के बाद में फिर उनको कमांडो कोर्स के लिए बेलगांव भेजा गया है। तो बेलगांव में भी 40 डेज़ के आसपास इतना उनका ट्रेनिंग होता है। तो वहाँ पर भी उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, आज भी बताते हैं वहाँ जो उनके साथ में थे। एंड ही गॉट द इंस्ट्रक्टर्स ग्रेड देयर। इंस्ट्रक्टर ग्रेड भी अच्छा ग्रेड माना जाता है। सो ही गॉट द इंस्ट्रक्टर ग्रेड देयर, एंड ही वाज अ वेरी गुड कमांडो आल्सो। और शूटर भी काफ़ी अच्छे थे वो, ऐसा बताया जाता है कि वाज अ वेरी गुड शूटर। और बल्कि एक हाथ से फायर करते होते थे, यहाँ तक बताया कुछ लोगों ने वहाँ जो कश्मीर में उनके साथ थे, कि वो एक हाथ से स्टीयरिंग घुमा करके दूसरे हाथ से भी फायरिंग करते थे। अच्छा। और कमांडो इतने अच्छे थे कि कई बार तो आदमी के ऊपर से भी जंप मार जाते थे। ही वाज सच ए गुड कमांडो। तो ये उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही, और मिलिटेंट्स के साथ भी उनके एनकाउंटर्स हुए ड्यूरिंग दैट पीरियड, जब वो सोपोर में थे, तो वहाँ पर भी उनके एनकाउंटर्स हुए। और इस बीच उनका 1-2 बार यहाँ पर आना हुआ, जब पालमपुर में। वो नॉर्मली तो तभी होता था उनका आना, कोई छुट्टी पर तो वो आते नहीं थे। एक आध बार शायद बीच में छुट्टी पर आए हैं, और बाकी 1-2 बार वो आए हैं जब वो उनका ट्रांजिशन होता था, कहीं बाहर जा रहे हैं या बाहर वापस लौट रहे हैं, तो 1-2 दिन के लिए ट्रांजिशन वो यहाँ पर रख लेते थे, तो हमसे मिल लेते थे। और इसके अलावा ये है कि वाईओ कोर्स करने के बाद में जब वो आए थे तो काफ़ी सीरियस हो चुके थे। उनका नेचर जो बड़ा जॉयस होता था, थोड़ा सा वो सीरियस मेच्योरिटी टाइप उनमें आ गई थी। सो ही हैज़ बिकम मेच्योर्ड, मोर मेच्योर्ड एंड मोर सीरियस। तो ऐसा था। और अभी 1.5 साल कंप्लीट होते होते ही जून में इनके यूनिट जो है, इनकी जो पलटन है, उसके ऑर्डर हो चुके थे शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन वहाँ एक एडवांस पार्टी चली भी गई थी, लेकिन उसके साथ साथ ही ये जो कारगिल वाला इशू है, ये घुसपैठियों वाला, और वहाँ पर ये जो वॉर टाइप सिचुएशन जो है बन चुकी थी, तो उनका जो शाहजहानपुर वाला जो उनका पोस्टिंग था वो कैंसिल हो गया, एंड वो ऊपर द्रास के लिए उनका यूनिट जो है दैट मूव्ड, एंड जून के प्रारंभ में उनका यूनिट जो है वो द्रास पहुँच गया, फर्स्ट वीक द्रास पहुँच गया। उसके बाद जो हुआ सर, ये इतिहास है, और हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है सर। हम आपके साथ आज खड़े हैं, बात कर रहे हैं। वहाँ पे एक्शन हुआ 13 जागरिफ का, और 13 जागरिफ एक अकेली इन्फेंट्री यूनिट है पूरी इंडियन आर्मी में। एक दूसरी यूनिट आर्मर्ड कोर में से 17 गुना हॉर्स, जिसमें एक यूनिट में 2 परमवीर चक्र। बिल्कुल। और अपने सूबेदार संजय कुमार जी, मैं उनसे भी मिला था, और आज सौभाग्य से मैं आपसे मिल रहा हूँ सर। तो एक यूनिट में 2 पीवीसी। That's why they were given bravest of the braves. Yes, bravest of the braves. Bravest of the braves. तो आपको सर ये कब पता लगा कि उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? हिस्ट्री तो आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर उन्होंने क्या एक्शन किए, उनके साइटेशन में भी सब मेंशन है, कितने लोगों को उन्होंने मारा जी, वो सब मेंशन है। और क्या उनकी जो दिल मांगे मोर का जो उन्होंने स्लोगन दिया, और जो पाकिस्तानी कहते थे शेरशाह, शेरशाह, और वो माधुरी दीक्षित की जो उन्होंने डिमांड की, तो उन्होंने फायर किया, क्या ले ये ले लो। बिल्कुल। और दैट इज पार्ट ऑफ लेजेंड, एंड हाउ ही एस्केप्ड वन ऑफ हिज जूनियर ऑफिसर
soldier. Yeah. He brought him. Yeah. He was seriously wounded, Yeah. and he brought him back at midnight, Yeah. and he was crying with the pain. Yeah. And he admits, he talked to me, uncle, कि I am alive due to him only. बिल्कुल सर, बड़ी बात है सर, बड़ी बात है, This is one of the big things. बहुत बड़ी बात है। तो सर आपको कब पता लगा पीवीसी के बारे हमें में? पता लगा, ये देखिए 99 में जुलाई में ये हुआ था, बार एंड हुआ था जी 26 जुलाई को। जी तो पीपल वेर एक्सपेक्टिंग, जी हाँ सभी बता रहे थे कि विक्रम पीवीसी अवश्य लेंगे, जी पीवीसी इनको मिलेगा, जी ये हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। और जैसे 26 जनवरी 2000 आने लगा तो उसके थोड़ा ही पहले ये चीज़ न्यूज़पेपर में 1-2 महीने पहले न्यूज़पेपर में आ गई थी कि विक्रम, कैप्टन विक्रम बत्रा एंड 3 अदर्स आर गिवन परमवीर चक्र, दैट अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर। तो 26 जनवरी की जब रिपब्लिक डे आया तो वी वर सेंड द लेटर आल्सो, हमें जो है गवर्नमेंट का लेटर भी मिल गया था हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री से कि ही अवॉर्डेड परमवीर चक्र। एंड फिर हमें इनविटेशन कॉल आ गई थी, जैसे 26 जनवरी को फंक्शन होता है वहाँ पर रिपब्लिक डे का, तो वी रिसीव्ड द इनविटेशन एंड वी वेंट देयर। तो वहाँ पर जब हुआ 26 जनवरी का फंक्शन हुआ, सारा कुछ हुआ, अवार्ड्स वगैरह हो गए, उसके बाद में वो पीवीसी वगैरह दिया गया। तो राष्ट्रपति होते थे KR नारायणन हुआ करते थे एट दैट टाइम, तो मुझे मिला एंड आई रिसीव्ड द अवार्ड्स इन बिहाफ ऑफ माय सन। तो जब हम वापस आए और वी वर गोइंग टू द आवर ऑफिस, कह लीजिए जहाँ पर ऑफिशियली वी आर स्टेइंग देयर, सो वी वर गोइंग देयर इन ए डिफेंस व्हीकल। तो जब जा रहे थे तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया हुआ था और मेरे कुछ टीयर ड्रॉप्स, आंसू बह रहे थे उस वक्त। और माई सन वॉज ऑल्सो सिटिंग विथ मी, माई सेकेंड सन वॉज सिटिंग विथ मी एंड ही आस्क्ड डैडी क्यों ऐसा, क्यों अब क्यों? सो आई सेड कि बेटा मुझे लग रहा है कि अगर वो स्वयं होता और इफ ही वुड हैव हिमसेल्फ रिसीव्ड दिस ऑनर, फिर बात कुछ और होती, वो कुछ बात और होती। और दिस इज अफेयर के टाइम रिसीविंग ऑन हिज बिहाफ, सो दिस इज द थिंग। हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे सर, आज मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र की कहानी सुन के मुझे नहीं पता सर कितने लड़के अपने माँ बाप के पास गए होंगे और बोला होगा कि मुझे अगला विक्रम बत्रा बनना है सर। डेफिनेटली प्रेरणा के स्रोत बन गए ना, बहुत ज़्यादा प्रेरणा के स्रोत बने हैं। हमारे पास बच्चे आते हैं, कहते हैं अंकल आपका आशीर्वाद चाहिए, हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हम अपीयर हो रहे हैं, हम डिफेंस में जाना चाहते हैं, हमें आप आशीर्वाद दीजिए। वो हमारे पास आते हैं, उनकी चीज़ें देखते हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सो दिस इज हिस्टोरिकल थिंग, ही हैज बिकम ए सोर्स ऑफ मतलब इंस्पिरेशन। Absolutely, sir. He has become source of inspiration. Absolutely, no doubt about that, sir. And on behalf of Republic TV and Team Patriot, sir, we would like to thank you. हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर, और हमारे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है कि आज हम आपके सामने खड़े हैं, आपके घर में हैं सर, और आपसे बात कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। हमारी तरफ से सर बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पालमपुर में इंडियन आर्मी ने एक गार्डन ऑफ रिमेम्बरेंस बनाया है, एक वॉर मेमोरियल बनाया है, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश के जो बड़े बड़े शहीद थे, बड़े बड़े हीरोज़ थे, और उनके लिए। तो यहाँ पे ये पहला जो स्टैचू है वो मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र, ये कुमाऊं रेजिमेंट के थे, जो कि मेरी भी रेजिमेंट है, और बैटल ऑफ बडगाम में उनको ये परमवीर चक्र मिला। श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है वो श्रीनगर में नहीं है, वो बडगाम में है। और ये जो बडगाम का एयरपोर्ट है, यहाँ पे 1947-48 में जो पाकिस्तानी आए थे रेडर्स, सपोर्टेड बाय द पाकिस्तानी आर्मी, जो उन्होंने अटैक करा था उसको रिपेल उन्होंने करा था। और आज बडगाम अगर हिंदुस्तान के पास है तो मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद पीवीसी इनके कारण है। इनकी यूनिट है 4 कुमाऊं। जो अगला जो स्टैचू है यहाँ पे मेजर धन सिंह थापा परमवीर चक्र, बहुत बड़ा नाम है मेजर धन सिंह थापा का। 18 गोरखा राइफल्स, ये 6 सितंबर 2005 को इनकी डेथ हुई थी। बट ये हीरो हैं 1962 वॉर के, तो 1962 में शहीद नहीं हुए थे, लेकिन 1962 में जिस बहादुरी से इन्होंने लड़ा था, जिस तरीके का इन्होंने साहस और मनोबल दिखाया था, उसके लिए इनको चाइना के खिलाफ जो हमारी लड़ाई हुई थी 1962 में, उसमें मेजर धन सिंह थापा को
परमवीर चक्र से सम्मानित करा गया 18 गोरखा राइफल्स के मेजर धन सिंह थापा पीवीसी। कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र अभी इन्हीं के पिताजी से मिलकर आए थे हम थोड़ी देर पहले। और 13 जैकरिफ एक बड़ी खास यूनिट है, वो अकेली इन्फेंट्री यूनिट है इंडियन आर्मी की जिसमें एक ही यूनिट में 2 परमवीर चक्र हैं, अकेली इन्फेंट्री यूनिट। कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र मिला कारगिल में और सूबेदार संजय कुमार परमवीर चक्र कारगिल, मेजर सुधीर कुमार वालिया अशोक चक्र और सेना मेडल बार यानी कि इनको 2 बार सेना मेडल मिला था। 9 पैरा स्पेशल फोर्स के हैं और 29 अगस्त 1999 को कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए। इन द हाईएस्ट ट्रेडिशंस ऑफ 9 पैरा SF, he laid down his life after inflicting tremendous damage on the terrorists. तो ये कुछ हिमाचल के हीरोज़ हैं जिनके यहाँ पे उन्होंने स्टैचूज़ लगा रखे हैं, जिन पे लोग आते हैं, फौजीज़ आते हैं, सिविलियंस आते हैं, अपनी रिस्पेक्ट्स और रिगार्ड्स पे करते हैं। हिमाचल प्रदेश से जो इतना छोटा साइज़ में और पॉपुलेशन में इतना छोटा राज्य है, वहाँ पे किस तरीके से कितने फ़ौजी हैं जिन्होंने देश के लिए जान दी है। आइए मेरे साथ, अब मैं आपको ले चलता हूँ कैप्टन सौरभ कालिया के घर, उनके माता पिता, उनके भाई से मिलते हैं और आपको हम सुनाते हैं कहानी कैप्टन सौरभ कालिया की। घर है, इनके पूरे परिवारजन यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनके साथ हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं यहाँ पे किसी और काम के लिए आया था। आर्मी पैराग्लाइडिंग नोड एक है, उसको कवर करने के लिए आया था, पेट्रियट सीरीज़ के लिए। लेकिन जब मुझे ये पता लगा कि यहाँ पे शहीद कैप्टन सौरभ कालिया का परिवार है, तो मैंने बोला कि एक बार जाके पे माई रिस्पेक्ट्स टू द फैमिली, ये बहुत ज़रूरी बन जाता है। आज मैं उनके घर में बैठा हूँ, उनके मदर, फादर, उनके ब्रदर, सिस्टर इन लॉ मेरे साथ यहाँ पे हैं। मैं उनके साथ कुछ बातें करूँगा। सर, पेट्रियट में आपका स्वागत है आपका। जी सर, शायद ही हिंदुस्तान का कोई बच्चा हो जिसने शहीद कैप्टन सौरभ कालिया का नाम ना सुना हो। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर मणिपुर, नागालैंड, उनका नाम बच्चे बच्चे की ज़बान पे है। उनकी बचपन की यादें क्या हैं आपकी? क्या इन्हीं गलियों में पले बड़े, क्या इन्हीं गलियों में पढ़ाई करके वापस आते थे आसपास? जी, सौरभ जहाँ ही जन्म तो उसका अमृतसर में पैदा हुआ था जी। और उसके बाद जहाँ ही बड़ा हुआ, जहाँ ही उसका बचपन बीता, जहाँ पर DAV स्कूल में पढ़ा। स्कूल में जैसे बच्चों की जो भी उसने अपने बचपन का जो पूरा समय जो है वो इन्हीं गलियों में अपने खेलते हुए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ, स्कूलों के साथ घूमते हुए बिताया है उसने बहुत अच्छा उसके साथ। और उसके बाद जब +1 +2 उसने सेंट्रल स्कूल से जो है उल्टा कैंप में स्कूल से वहाँ से किया है। तो उसके मन में ये सेना में भर्ती होने का आया होगा कि मैं सेना में जाऊंगा, क्योंकि यही एक वो है जिसमें ईमानदारी, अपनी वीरता, अपनी ईमानदारी, अपना सब कुछ दिखाने का एक साथ है। उसको बाकी और कोई पसंद नहीं आए कोई भी क्षेत्र जी। तो उसके बाद उसने जहाँ से ही अपना वो करके IMA में अपने सेना के लिए वहाँ जाके तैयार हुआ है, देहरादून में यहीं से ही गया है। वैभव जी, आपने मुझे एक बात बताई कि आपका भाई गया IMA, जेंटलमैन कैडेट बन के IMA गए जी तो उस समय थोड़ा सा हेल्थ थोड़ी अलग थी जी। और फिर आपने बोला कि 3 महीने के बाद वो आए वापस। आप कुछ वाकया सुना रहे थे वो जैकेट का, और वो क्या था? वो बड़ी मजेदार बात है। सौरभ जब IMA में ज्वाइन करने गया है तो उसकी हेल्थ बहुत अच्छी थी जी। मैं थोड़ा बिल्कुल पतला सा था तो जी। वो हेल्थ अच्छी थी उसकी हेल्थ जी। तो जब वहाँ IMA में उसने ज्वाइन किया जी। तो एक बड़ा रिगरस रूटीन होता है IMA में, ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है IMA की। तो वो जब वापस आया तो बहुत मतलब फिजिकली ही वॉज वेरी स्ट्रांग जब वापस आया जी। और जब पास आउट हुआ IMA से तो फिर दिसंबर में घर आए वापस। तो मैं कॉलेज में पढ़ता था तब अमृतसर में, तो मैं भी छुट्टी में वापस आया तो मुझे यहाँ घर पे मिला वो। तो उसको मैंने कहा यार देखना है कि ऑफिसर्स को सलूट कैसे पढ़ते हैं। जी।
तो यहाँ कैंटोनमेंट है पालमपुर में, जी। होल्टा में आर्मी की। जी जी तो उसको मैंने कहा यार तुम्हारे पास ये एक जैकेट है, उसमें स्टार लगे हुए थे जैकेट में। जी तो उसको मैंने कहा यार ये स्टार्स वाली साइड जैकेट पहन के एक बार होल्टा चलते हैं, देखें कैसे सल्यूट पड़ते हैं ऑफिसर को। तो ही सेड नहीं, मैं अभी ड्यूटी पे नहीं हूँ, तो मैं स्टार वाली साइड जैकेट नहीं पहनूंगा। उसने जैकेट उल्टे करके डाली, स्टार्स अंदर थे, तो वो मुझे होल्टा लेके गया साथ में, कहता मैं तेरे को होल्टा घुमा देता हूँ, जी लेकिन ऐसे जैकेट अभी सीधी नहीं डालूंगा। तो उससे मुझे ये लगा कि एक बच्चा जाता है आर्मी में, एकेडमी में, जी और जब वो वापस आता है तो वो एक ऑफिसर बन के वापस आता है। जी। तो जिसने भाई के इमोशंस का भी पूरा ध्यान रखा कि हाँ उसको घुमाना है, लेकिन फौज की भी मर्यादा पूरी लेकिन रखी। फौज की पूरी मर्यादा रखी। सर मैं आपके पास आता हूँ, 99 में कारगिल की लड़ाई हुई, कैप्टन सौरभ कालिया शहीद हुए, दुनिया जानती है। उसके बाद सर क्या हुआ जब आपने ये बोला कि मुझे अपने बेटे के लिए न्याय चाहिए? आपने हर जगह, आप शायद ह्यूमन राइट्स वालों के पास भी गए थे जी। और आप कई लोगों के पास गए थे, वो कहानी क्या है सर? असल जब सौरभ का हुआ उसके बाद ना हम बरेली में गए हम, तो जहाँ पर सौरभ का रेजिमेंटल सेंटर है जी उधर हम गए। तो उधर हमारी बैंड, तो 5 जो फैमिली थी, जो सौरभ के साथ सैनिक थे, जी उनकी फैमिली के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ। जी। तो बातों में उनसे मतलब जब हमने पूछा भी अभी आपको कैसा लगता है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, हम भी आपके गार्जियन की तरह हैं, आप हमें बताओ कोई आपको दिक्कत है, परेशानी है, कोई कठिनाई है। तो उनमें से सबने ये कहा कि जो है भी उनकी किस्मत ख़राब थी और दुश्मन के हाथे चढ़ गए। तो उनको ह्यूमन राइट्स के बारे में कोई कोई ऐसा उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई ह्यूमन राइट्स वाली भी कोई चीज़। जी। उस दिन के बाद मुझे अच्छी तरह नींद नहीं आई कि हम कैसे देश में मतलब रहते हैं। जी। हमारे सैनिकों के साथ मतलब ऐसी हालत हुई और इनकी इनोसेंस मतलब इस लेवल की है, अभी इनको पता ही नहीं कि मतलब अभी ह्यूमन राइट्स भी कुछ है। जी। तो उस दिन मैंने ये एक प्रण लिया कि इसमें इशू को उठाऊंगा। जी। उस समय तो मैं अकेला था। जी। कईयों ने मुझे मूर्ख कहा, कईयों ने मुझे पागल कहा, कईयों ने ये कहा। मैं कहा नहीं, मैं इशू को उठाऊंगा। जी। तो उसके बाद RTI इंट्रोड्यूस हुआ। जी। तो मैंने RTI के थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर जी कि हमें प्रधानमंत्री से लेके हमारे विदेश मंत्री से, हमारे रक्षा मंत्री से, और कईयों ने हमें प्रॉमिस किया कि हम ये करेंगे, इस इशू को पाकिस्तान के साथ उठाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लेके जाएंगे। पता नहीं कैसे कैसे हमसे प्रॉमिस किए, मगर जब हमें RTI के थ्रू इंफॉर्मेशन हमें मिली जी कि मतलब इन्होंने कुछ नहीं किया, वो जो कुछ हमें लिख के दिया या हमसे बोला, वो सिर्फ हमें एक उस समय दिल नासा देने वाली एक सांत्वना दे दी। जी। आपको ये जानकारी सुन के आपको आश्चर्य भी होगा, आपको दुख भी होगा। जी। किसी भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, वो चाहे इंडिया में थी, चाहे अब्रॉड में थी, जी, उन्हें किसी ने कोई उत्तर देने की आप बात ही छोड़ो, किसी ने हमारे डाटा को एक्नॉलेज तक नहीं किया। क्योंकि सर सोल्जर की ह्यूमन राइट नहीं होती ना, वो अफजल गुरु के साथ बिजी हैं। जी। दे आर बिजी विद द ट्रेटर्स ऑफ द कंट्री। अगर कल एक आतंकवादी मारा जाए तो हाई कोर्ट में केस फाइल हो जाते हैं। लेकिन शहीद कैप्टन सौरभ कालिया देश के लिए शहीद हुआ, तो देश के सर हमारे यहाँ कभी, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, मैं बड़े दुख के साथ आपको कह रहा हूं, पर मैं दिल से बात कह रहा हूं, हमारे यहाँ शहीद के खून की इस देश में वैल्यू नहीं है, क्योंकि लोग समझते हैं कि जो आज़ादी मिली है सर वो मुफ्त में मिली है, पर लोग ये नहीं समझते कि सर उसका दाम कोई चुका रहा है बॉर्डर पे, जैसे कि शहीद सौरभ कालिया ने चुकाया। उसके बाद जब मैंने देखा भी इन्होंने कुछ नहीं किया जी। तो
कुछ मतलब लोग इंडिया में से, कोई अब्रॉड में से, उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करो। जी। तो मैंने उनकी सलाह से, उनकी सहायता से, क्योंकि तो मैं एक कानून का इतना ज़्यादा जानकार नहीं, जी जी। तो मतलब आई वे साइंटिस्ट ओनली, मतलब मुझे इतना क्या, तो उन लोगों ने मेरी काफ़ी सहायता की। और एक आपके माध्यम से मैं जो हमारे एडवोकेट हैं जी, उनका मैं धन्यवाद करूँगा जिन्होंने ऑफ़र किया, और एक पैसा भी नहीं लिया हमसे जी अभी इस केस कर लेने की। जी उन्हें सुप्रीम कोर्ट में इस केस को मतलब अपील किया, जी। केस मतलब फाइल किया, और उसके बाद उन्होंने प्रोसीड किया। तो आप लोगों को मालूम होगा जी। कि काफ़ी उसके ऊपर हेयरिंग हुई। जी, मैं बता दूं व्यूअर्स, आपको पता होगा कि 2001 13 सितंबर की बात है, जब पाकिस्तान के दो टेररिस्ट ग्रुप लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने मिलकर पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करा था। पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, हमारे कुछ वहाँ पे सीआरपीएफ के और दिल्ली पुलिस के कर्मी थे जो कि शहीद हुए। किसी भी एक नेता को तन पे खरोच तक नहीं आई, एक नेता को तन पे खरोच नहीं आई, अंदर तक कोई पहुंचा भी नहीं पार्लियामेंट के। वहीं पे हमारे जो जवान थे लड़ते लड़ते वो शहीद हुए, सबकी जान बचाई। लेकिन क्योंकि वो पॉलिटिशियंस के ऊपर अटैक था, ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च करा गया। 1 million troops of the Indian armed forces were posted at the borders. Army, Navy, Air Force stand by, BSF stand by. एक युद्ध का माहौल खड़ा कर दिया इस मुल्क में, क्योंकि आपने नेताओं के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन 19 साल से एक शहीद का परिवार गुहार लगा रहा है इंसाफ के लिए, और उनकी बात, इंसाफ देना तो खैर बहुत दूर की बात है, उम्मीद नहीं हारे ये, लड़ते रहेंगे आखिरी सांस तक, क्योंकि फौजी के पिता हैं, खून तो वही है, लड़ेंगे पूरा। लेकिन आप ये देखिए कितनी नाउम्मीदी लगती होगी कभी कभी कि देश हमारे साथ नहीं खड़ा। मैं कुछ, वैभव जी आपसे बात करूंगा। आप कॉलेज में पढ़ाते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज में जी। आप पढ़ाते हैं। कुछ आप किस्सा बता रहे थे बच्चों का जी। कि कुछ स्टूडेंट्स थे जी। और उनसे बात हुई, और आपने वो क्रिकेट मैच की पाकिस्तान के साथ क्रिकेट, ये भी बड़ा एक दिस इज ऑल्सो वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलनी चाहिए, नहीं खेलनी चाहिए, पिक्चरें बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। तो आप और हम तो बहस करते रहेंगे टीवी स्टूडियोज पे, और आगे भी बहस होगी। एक शहीद के भाई से सुन लेते हैं कि ये क्यों चाहते हैं वो जो चाहते हैं। आप इनसे सुनिए, बताइए वैभव जी। सर, ये पठानकोट में जब हमला हुआ था जी। एयरफोर्स के, जी। पठानकोट में जो एयरफोर्स की प्रेजेंस है उस पर, जी तो उसको डिफेंड करते हुए हमारे बहुत जवान शहीद हुए थे। जी जी तो एक जवान यहाँ पालमपुर के पास में ही जगह है शाहपुर, वहाँ से एक जवान शहीद हुए थे। जी तो उसके कुछ समय बाद ही वर्ल्ड कप का क्रिकेट का मैच था और इंडिया पाकिस्तान का गेम शेड्यूल हुई, जी और धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम है HPCA का, जी तो वहाँ पे ये मैच शेड्यूल हुआ। अब आयरनी ऑफ द सिचुएशन यहाँ पे ये है कि हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम है, जी, और उसके सड़क के दूसरी तरफ शहीद स्मारक है, आमने सामने। आमने सामने है, बिल्कुल पास में है। जी और अब आप थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, जी पाकिस्तान यहाँ से नज़दीक है, जी। तो वहाँ के क्रिकेट के फैंस भी इंडिया में आएंगे, जी वो अपने पाकिस्तान के झंडे लेके आएंगे। जी क्रिकेट का मैच होगा, धर्मशाला में इंडिया के झंडे भी होंगे, पाकिस्तान के झंडे भी लहराएंगे उधर के लोग। बिल्कुल। अब वो जो शहीद हुआ है पठानकोट के अटैक में, जी उसकी जो विधवा है, उसके दिल पे क्या बीतेगी, ये दर्शक शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है। तो उनके सेंटिमेंट्स कुछ ऐसे थे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच धर्मशाला में नहीं होना चाहिए, जी और ये हमारे जितने शहीद हुए हैं इस जगह के, उनका जो स्मारक है उसके सामने अगर आप पाकिस्तान के झंडे लहराएंगे, क्रिकेट इज़ जस्ट ए रीज़न, वो एक कारण है, लेकिन झंडे तो उस देश के हैं जिस देश ने हमारे इतने सारे लोगों को शहीद किया। बिल्कुल। तो
उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक जैसे इंटेलेक्चुअल डिबेट शुरू हो गया कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स शुड नॉट बी मिक्स्ड, इनको अलग अलग रखना चाहिए। जी। स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक इंटरेक्शंस हर एक के साथ होनी चाहिए, राजनीति अलग होनी चाहिए। जी। तो मेरा मानना इसमें एक बड़ा क्लियर है कि राजनीति और देश दो अलग चीज़ें होती हैं। जी। राजनीति से आप सरकारें बनाइए, जी। सरकारें चलाइए, जी। आपका देश राजनीति से नहीं चलता। जी। ये शायद हमारे देश के लोग भूल चुके हैं आज की डेट में जी। कि देश और राजनीति में थोड़ा सा अंतर होता जी। है। नेशनलिज्म कम्स फर्स्ट, जी। पॉलिटिक्स इज ऑलवेज सेकेंडरी। जी। अब किस तरह से ये कन्फ्यूजन हमारे युवा लोगों के युवा जो पीढ़ी है जी। इसके अंदर घर कर गया है। मैं इसका आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना होती है, एनएसएस। जी। जी। तो मैं अपने कॉलेज का इंस्ट्रक्टर था एनएसएस का। तो उसी समय की बात है। तो मैंने बच्चों को पूछा कि अच्छा ये बताइए कि कितने बच्चों के पेरेंट्स या नियर जो रिलेटिव्स हैं वो आर्म्ड फोर्सेस में हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, कहीं भी हैं। तो बहुत सारे बच्चे उन्होंने कहा कि हाँ जी हमारे रिलेटिव्स या पेरेंट्स आर्म्ड फोर्सेस में हैं। तो मैंने उनको पूछा कि अच्छा ठीक है, अब ये बताइए कि आपके कितने लोग ऐसे हैं जिनके अभी कश्मीर में सर्व कर रहे हैं। जी। तो कुछ बच्चों ने बताया। फिर मैंने उन बच्चों को पूछा, मैंने कहा आपका क्या एक्सपीरियंस है जब आपके घर में फ़ोन बजता है। तो उन बच्चों ने कहा कि जैसे हमारे घर में फ़ोन बजता है तो हमारी मम्मी जो है वो प्रे करना शुरू कर देती हैं कि फ़ोन बजा है, कोई पता नहीं है क्या खबर आएगी। तो वो बात सुन के फिर मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते जो इनके घर में एक वो माहौल है कि एक साइलेंस है, एक अनईजी सी कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, और उसको सिर्फ एक फ़ोन की घंटी है जो बिल्कुल डिस्टर्ब करके सब कुछ, वो जिसको बोलते हैं ना तहस नहस कर देती है। शांति। तो बच्चे कहते हैं कि हमारे मदर, दादी माँ वगैरह सब लोग एकदम से ना प्रे करना शुरू कर देते हैं कि हे भगवान ठीक खबर हो, अच्छा ही हो। फिर मैंने बच्चों को पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन कश्मीर। तो वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान से टेररिस्ट को स्पॉन्सर किया जा रहा है और वो वहाँ पे अशांति फैला रहे हैं और लोकल लोगों को भी वो धीरे धीरे भड़का रहे हैं, इंडियन स्टेट के खिलाफ भड़का रहे हैं। जी। तो जो हमारी फ़ौज है वो गोली भी खा रही है, गाली भी खा रही है और पत्थर भी खा रही है। और देखने वाली बात यह है कि फ़ौजी के कंधे पे AK-47 है, लेकिन उसको इतना रिस्ट्रेंट है, इतना संयम है कि वो गोली, गाली और पत्थर सब कुछ खा रहा है, लेकिन भीड़ पे फायर नहीं करता। क्योंकि अगर वो भीड़ पे फायर कर देता तो ये पथराव होता ही नहीं। जी, वो और भीड़ को पता है, हाँ, भीड़ को ये बात पता है कि ये फौजी के हाथ बंधे हैं। हाँ। और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है वहां पे। जी। तो उस सिचुएशन में जहां पे आप दो लोग लड़ रहे हैं और आपके सामने वाले के हाथ बंधे हैं, तो इट डज नॉट बिकम अ लेवल प्लेइंग फील्ड। करेक्ट। ये बराबरी की लड़ाई नहीं रही। जी। आप पत्थर मार लो, पत्थर मार के भाग जाओ, गोली चला दो, ग्रेनेड फेंक दो, फौजी बच गया तो बच गया, खत्म हो गया तो खत्म हो गया तो गिनती है। जी। 2 चले गए, 4 चले गए। दिस इज द सैड पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट जी, कि हम अपने फौजियों को नंबर्स की तरह देख रहे हैं। अब वो समय आ गया है कि हमें अपनी फौज को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, अनकंडीशनली एक्नॉलेज करना पड़ेगा। हम यहाँ सुरक्षित तभी हैं क्योंकि वहाँ पे कोई रोक के बैठा है उन सब देश के दुश्मनों को। और इंडिया एक ऐसा यूनिक कंट्री है जिसके चारों तरफ आप देख लो तो हमारा दोस्त कोई नहीं है जी। वी आर सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स बाय एनिमीज या हॉस्टाइल कंट्रीज। सब हिंदुस्तान की बर्बादी का इंतज़ार कर रहे हैं और इनके बीच में रुकावट सिर्फ हमारी फ़ौज है। तो अगर फ़ौज का सम्मान नहीं करेंगे तो आगे आगे चल के इतनी डिग्रेडेशन होगी सोसाइटी की कि जो आज हम सुकून से बैठ के कुछ भी बोलते हैं ना डिबेट्स में, जी, ये मौका हमें बहुत समय तक नहीं मिलेगा
और अगर लोग हम ये और लोग रियलाइज नहीं करते कि जी जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जी बिल्कुल इवन एक फौजी को बुरा कहने की, एक फौजी को गाली देने की, बिल्कुल वो आपको और मुझे वो फ्रीडम मिले कि हम फौजी के ऊपर उंगली उठाएं, हाँ। वो फ्रीडम देने के लिए भी फौजी खुद अपना खून मार रहा है। कुर्बानी दे रहे हैं। बिल्कुल, कि आप उसको गाली दे सकें, ये बड़ा एक विरोधाभास है और बड़ा इट्स वेरी सैड। ये शायद इंडिया इज द ओनली कंट्री जी जहाँ पे ऐसा कुछ होता है। जी। इवन पाकिस्तान में भी अगर आप न्यूज़ देखें तो उनको जहाँ लगता है उनकी आर्मी डिस्टेबलाइज कहीं जगह हो रही है तो वो फाइटर जेट से बॉम्ब भी गिरा देते हैं गांव-गांव पे। जी वो परहेज नहीं करते कि कौन मर रहा है नीचे। ये सिर्फ इंडिया की ही एक एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ लोग पत्थर भी मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जी, और हम उसको बर्दाश्त कर। और फौजी को बोल रहे हैं हाथ बांध के रखो, हाँ। चुपचाप रहो, कोई बात नहीं। बिल्कुल। जी, मैं सर आप पे आता हूँ। मैं एक बात, मेरे दिल में ये भी बात थी कि आपका तो भारतीय सेना से अब अटूट रिश्ता बन गया। शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के जाने के बाद भारतीय सेना, उनकी यूनिट और अब आप पालमपुर में यहाँ पे फौज, इनके साथ आपका क्या संबंध है और कैसे कैसे इंटरैक्शंस होते हैं, ये बताइए सर। या तो इसके बारे में आपसे कहना चाहूँगा कि जितना हमें तो प्रेम, आदर, अपनापन सेना ने हमें दिया है, जी, वो हमारे लिए एक सिविलियन होने के नाते जी, हमारे लिए एक सपना है। जी, हम कभी अपने सपने में भी नहीं हम सोच सकते कि हम जैसे एक साधारण मतलब व्यक्ति को जी, भी सेना में इतना सम्मान मतलब दिया है। सर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आप कैप्टन सौरभ कालिया शहीद के पिता हैं, आप साधारण नहीं हैं सर। आप ये शब्द इस्तेमाल ना करें सर, आप साधारण नहीं हैं किसी भी सूरत से। ये बहुत बड़ी बात है सर। अब मैं क्या बताऊं आपको। नहीं, सभी ये आप लोगों का इतना बड़प्पन है कि जो आप लोग हमें इतना आदर मानते थे। हम नहीं समझते कि हमने कोई ऐसा काम किया जो कुछ किया, जो कुछ किया वो देखो, एक मैं सैनिक होने के नाते जो हमारी सेना ने उसको ट्रेन किया या जैसा भी उसको खड़ा किया, इस लेवल तक ले किया है कि उसने ऐसा काम किया, पर उसका सारा श्रेय हम सेना को देते हैं। नहीं सर, आप तो पूरी भारतीय सेना के लिए बहुत आदरणीय हैं ही, इसमें कोई कहने की बात नहीं है ये। और क्योंकि मैं जैसे आपको बोल रहा था, आपने बोला कि साधारण, सर ऐसा है कि हम सभी साधारण होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं सर जो अपनी जवानी में कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि आप कभी कहानी सुनाएंगे किसी बच्चे को 10 साल के बाद या आज भी, वो बच्चा विश्वास नहीं करेगा और बच्चा बोलेगा ये अद्भुत कार्य कैसे कर दिया। तो जिस घर में वैसा सपूत पैदा हो, वो घर सर साधारण कैसे हो सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। ये बात मैं मानने को तैयार नहीं। और ये तो हिमाचल है सर, वीरभूमि। मेरी रेजिमेंट ने इंडिया का पहला परमवीर चक्र जीता था, कुमाऊं रेजिमेंट। 4 कुमाऊं, मैं 17 कुमाऊं का हूं सर। 4 कुमाऊं के मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल के, शहीद कैप्टन सौरभ हिमाचल के, और परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा हिमाचल के। तो ना सर ये स्टेट साधारण है, ना ये प्रांत साधारण है, और ना ये घर साधारण है सर। सर हमसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बड़ा सुकून मिला सर। मैंने एक जो मेरी कई सालों पुरानी एक जिसको कहते हैं मन्नत थी, वो आज पूरी हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और आपके लिए भी आंटी जी थैंक यू वेरी मच। वैभव जी नमस्कार। वी वॉज सिटिंग विथ द फैमिली ऑफ शहीद कैप्टन सौरभ कालिया। We've all heard about his exploits, about the Kargil war. जाते जाते एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि इस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, और एक आम नागरिक होने के नाते बस मैं हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूँ कि पालमपुर हिमाचल प्रदेश में एक परिवार है जो 19 लंबे सालों से न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। क्या हम या हमारी आत्मा क्या इतनी अंदर से मर चुकी है कि हमें एक शहीद के परिवार की गुहार सुनाई नहीं देती? इसके बारे में सोचिएगा आप। पाकिस्तान ने जो काम करा वो फौजें करती नहीं हैं। वी से दैट द प्रोफेशन ऑफ आर्म्स इज एन ऑनरेबल प्रोफेशन। हम लोग कहते हैं कि दुश्मनी में शराफत होनी चाहिए,
कहाँ थी वो शराफत उस दिन? ये फौज नहीं, ये एक लुटेरों का गिरोह है जो किसी के साथ ऐसी बदसलूकी करे। और शहीद कैप्टन सौरभ कालिया और उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इफ वी एज अ कंट्री थिंक दैट वी डिजर्व टू बी अ सुपर पावर, इफ वी एज अ कंट्री थिंक दैट वी डिजर्व टू सिट एट द हाई टेबल of the United Nations Security Council. This is not the way superpowers behave. If we want to be a superpower, we must start behaving like one. पालमपुर से मैं मेजर गौरव आर्य आपको जय हिंद कहता हूँ। सर आपने यार जो 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 सैनिक है ना, वो हमेशा आदरणीय है। This is not a museum for me, it is a holy shrine. No pilgrimage would be complete and no soul shall attain salvation unless this sacred fifth dham is visited. हमें तो लोगों ने इतना आदर सम्मान अपनापन दिया है, लोगों का जो मतलब इतना हमारे ऊपर ऋण है, इस जन्म में उतारने हमें और कई जन्म लेने होंगे। नहीं सर, आपने शायद उल्टा बोल दिया। जो काम शहीद कैप्टन सौरभ कालिया कर गए सर, लोग ना वो देखिए ऐसा है कि सर वो लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। करना तो बहुत बड़ी बात है, लोग सोच नहीं सकते वो कितनी बड़ी चीज़ है। वो सोचते हैं तो आदमी की रूह कांप जाती है। इसके लिए कलेजा चाहिए, शेर का कलेजा चाहिए सर। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग बहुत। तो आप जो बार बार ये कह रहे हैं ना कि सर मतलब लोग आदर देते हैं, आदर क्यों ना दें, क्यों ना दें आदर सर, ये इतनी बड़ी बात है। देयर आर सो मेनी पीपल जो इतने स्पिरिटेड हैं जी, उनमें इतना जज्बा है। जैसे बहुत सारे लोग हमें मिलने आते हैं जी, जज्बात के साथ लोग आते हैं जी इस म्यूजियम में जी, या कहीं से कनेक्टेड हैं जी मार्टर्स के लिए जी, तो उनको देख के लगता है नहीं, यस दिस इज अ कंट्री व्हिच इज वर्थ डाइंग फॉर। एब्सोल्युटली, इसमें कोई इंडिया जैसा ऐसा कोई कंट्री नहीं। इंडिया इज वर्थ डाइंग फॉर सर। ये आपने यस, दिस कंट्री इज वर्थ डाइंग फॉर। बिल्कुल। कारगिल में जहाँ पे ये फोरजाट थी और सौरभ थे जी, वहाँ पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। अच्छा। आर्मी और जो लोकल अथॉरिटीज और वहाँ पे एक एनजीओ है, वहाँ पे ये हर साल क्रिकेट टूर्नामेंट करते हैं। अच्छा। कैप्टन सौरभ कालिया LOC कप, ये एक मेकशिफ्ट स्टेडियम है उन्होंने बनाया हुआ है ग्राउंड पे। अच्छा। कैप्टन सौरभ कालिया स्टेडियम। अच्छा। LOC कप जी, ये है वो जज्बात। और बिल्कुल वैभव जी, एक और बात आपको बताता चलूं जो मैं सर को भी बता रहा था जी, कि ये बात मैंने क्योंकि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैंने देखा है, फौज कभी नहीं भूलती। बिल्कुल। आज से 500 साल के बाद भी आपको ये दिखेगा कि भारतीय सेना कभी नहीं भूलती जी। तो ये बजरंग पोस्ट की मिट्टी है जी, ये आर्मी ने हमें भिजवाई जी, और ये हमारे लिए इससे इम्पोर्टेंट तिलक नहीं होता। नहीं बिल्कुल, ये एनकाउंटर जहाँ पर हुआ था ना जी जी बिल्कुल, बजरंग पोस्ट उस जगह की पोस्ट की मिट्टी है जी। तो इस तरह से फौज ध्यान रखती है। ये फोरजाट ने नहीं भेजी है जी, फोरजाट तो वहाँ से चली गई थी जी जी, जो यूनिट वहाँ पे था जी, जो थे उन्होंने इंश्योर किया और वहाँ से एक जवान ये लेके भी आए जी। नहीं बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। आई एम सो मूव्ड। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता।